बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान फाइनली कराची के दौरे पर गए और जिसका बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे। सूबाई हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बारहा ये कहा गया कि वज़ीर आज़म साहब को अब कराची की तरफ अपनी तमाम तर तवज्जो जो है वो मबजूल कराना होगी। आज उन्होंने 1100 अरब रुपए का पैकेज जो है वो अनाउंस किया है। इसमें से 800 अरब जो हैं वो विफाक की तरफ से दिए जाएंगे और 300 अरब जो हैं वो सूबाई हुकूमत की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से दिए जाएंगे। इसमें जो पूरे प्रोग्राम्स बताए गए हैं, जहाँ जहाँ जिन डेवलपमेंट पैकेजेस पे या प्रोग्राम्स पे ये पैसे लगेंगे, कहा यह गया है कि जी पहला मरहला 1 साल के अंदर और ये तमाम मराहिल 3 साल के अंदर अंदर मुकम्मल कर लिए जाएंगे। और NCOC की तर्ज की एक कमेटी जो है वो अनाउंस की गई है, PCIC प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। अब इसमें विफाक भी मौजूद होगा, सिंध हुकूमत भी मौजूद होगी और फ़ौज की नुमाइंदगी जो है वो भी होगी। और आज वज़ीर आज़म साहब ने उस पर एम्फसाइज़ करते हुए ये कहा कि जो फ़ौज के इदारे हैं वो क्योंकि फुली इक्विप्ड हैं और वो बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में इन चीज़ों पे सपोर्ट कर सकते हैं कराची के मसाइल हल करने में। अब ये पैसे तो चलें आ जाएंगे, बड़े लोग ये भी सवाल खैर से उठाते हैं कि जी 1100 अरब आएंगे कहाँ से। और इसमें कुछ लोगों की तनकीद ये भी हुई कि जो पैकेजेस पहले अनाउंस किए गए थे उस पर भी कुछ लोगों को खदशात हैं। ख़ुद सूबाई हुकूमत ये बात करती है कि जी वफाक की तरफ से पूरे पैसे नहीं दिए गए और ये जो तरक्याती काम अनाउंस किए गए हैं इन पर पहले भी इस किस्म की अनाउंसमेंट्स हुई हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सारे के सारे पुराने ही प्रोग्राम्स हैं, इसमें नया आखिर क्या है। लेकिन एक चीज़ अच्छी ये ज़रूर हुई कि जो हालिया बारिशों के बाद तबाही थी, क्या वाकई अब ये एक ऐसा मौका कराची के लिए, कराची के अवाम के लिए हो सकता है कि इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पे अगर हुकूमतें लेकर चलें और कराची के लोगों को डिलीवर करें। उम्मीद कितनी है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमें MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज आप भी मुलाकात में मौजूद थे, आई एम श्योर आप लोगों के कंसर्न्स भी सुने होंगे वज़ीर आज़म साहब ने। अब ये जो 1100 अरब का पैकेज जिसमें सूबाई हुकूमत की तरफ से शेयर भी है, विफाक का शेयर भी है, आपको कितनी उम्मीद है कि इस बार वाकई कराची के मसाइल हल होने की जानिब जाएंगे? देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, कौमी इत्तेफाक राय भी नजर आ रहा है। जैसे कि आपने कहा कि इसमें वफाकी हुकूमत भी है, सूबाई हुकूमत भी है, तो शायद ये कौमी इत्तेफाक राय था कि इसमें कराची की हुकूमत ना हो, तो उसका थोड़ा सा इंतजार कर लिया गया कि बल्दिया खत्म हो जाए, तो ताकि बराह रास्त कराची के मुंतखब नुमाइंदे ये काम ना करें, बाहर से लोग आके काम करें। तो बहरहाल फिर भी हम उसको खुशामदीद कहते हैं। और आपने ये बात भी कही कि बारिश, तबाही और आफत ने कम से कम कराची की तरफ तवज्जो मबजूल करा दी है। वैसे तो हेलमिया जो आप बात कर रही हैं, लेकिन कराची के लोग इसको भी अपने लिए गनीमत समझ लेंगे। और तीसरी बात ये है कि ये पैसे, इससे भी बड़ा मसला आपने सुना होगा कि वफाक को देना है पैसा और सिंध को देना है। सिंध के भी एक बड़े रहनुमा ने कहा कि किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये सिंध का पैसा है। शायद कुछ लोगों ने कराची से भी बोला हुआ ये आपके बाप का भी नहीं है, चाहे आपके अकाउंट में भी हो, चाहे फालूदे वालों को भी दिया गया हो। ये अगर सिंध का भी है तो इसका 95% कराची शहर का है। तो कराची को खुदा के लिए, मैं वजीर आजम से भी कह रहा हूँ, दोनों हुकूमतों से भी कह रहा हूँ, रियासत से भी कह रहा हूँ, तमाम लोगों से कह रहा हूँ, खुदा के लिए ये तो ना कहे ना कि कराची को इमदाद की जा रही है, कराची की हेल्प की जा रही है, कराची को रियायत दी जा रही है। जो शहर 3000 अरब देता हो उसको 100 अरब में एहसान के तले तो ना दबाया जाए ना जी। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम शहरों के मसाइल के लिए उसके पैसे इस्तेमाल हो रहे हो, तो मरने और मारने वाले पीने के पानी के लिए, निकासी आग के लिए अगर पैसे दिए जा रहे हैं तो ये कम से कम थोड़ी सी तो शर्मिंदगी के साथ दिए जाएं। इस शहर को बहुत अरसे बाद दिए जा रहे हैं, तबाही हुई है तो दिए जा रहे हैं। और मसला ये कि ये शहर तबाह हो गया तो मुल्क का बनेगा क्या जो 70% ये शहर टैक्स देता है। तो मैं खुशामदीद करता हूँ
पूरे सही कह रहे हैं। अच्छा, इसमें ठीक है, आप कह रहे हैं कि पहली दफा एटलीस्ट तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो ऑन बोर्ड नजर आए, लेकिन हम देखते हैं कि जो आज से पहले तक, यानी वजीर आजम की आमद से पहले तक के कल तक के जो बयानात, एक तो आपने खुद कहा कि किसी ने कहा कि जी ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, बिलावल साहब ने कल ये बयान दिया था, लेकिन अभी भी इस चीज की क्या गारंटी है कि यहाँ पर फिर वही सियासी जमातें क्रेडिट लेने के चक्कर में, उस रेस के चक्कर में कराची के अवाम का भला ना होने दें? क्योंकि माजी में यही होता रहा है ना कि एमक्यूएम क्रेडिट ना ले जाए, पीपल्स पार्टी क्रेडिट ना ले जाए, पीटीआई को क्रेडिट ना मिल जाए, किसी एक सियासी जमात की कोशिश ये होती है कि दूसरे को किस तरीके से नाकाम करना है। यहाँ पे इस चीज से मुबर्रा कैसे होंगी सियासी जमातें? आप सही कह रही हैं। इस पर हमने दरख्वास्त की है खास तौर पर वजीर आजम से कि इसमें सियासी जमातों के झंडे और चेहरे नजर ना आए तो बेहतर है, पहली बात। अच्छा, इसमें तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के अपनी ख्वाहिशात है ना, लेकिन इसमें माशाअल्लाह कौमी इत्तेफाक राय है कि ये कराची के मैंडेट को इसका क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। इसीलिए इंतजार कर लिया गया कि बल्दिया खत्म हो जाए, कराची की अपनी शहरी हुकूमत खत्म हो जाए, तो फिर ये इनायतें की जाएं। हमें उससे भी एतराज नहीं जनाब। तो हमें थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि बड़ा पढ़ा लिखा वोटर है हमारा ना, उसको पता है, उसने सारी ऐसी तरीका वारदात देखी भी है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, अच्छा मैंने ये भी नहीं कहा है, मैंने कहा कौमी इत्तेफाक राय माशाल्लाह ऐसी बात पे था कि कराची की जो शहरी हुकूमत है वो खत्म हो, उसके बाद इनायतें की जाए। हम उससे भी शुक्रगुजार हैं, उसको भी शुक्रगुजार हैं, लेकिन ये पैसे जरूर ये न कहा जाए कि कराची में कोई एहसान किया जा रहा है। अच्छा, लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि इंतजार किया गया इस चीज का? क्या वजह हो सकती है, क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं कि इनायतें शहरी हुकूमत के बाद हों, जैसे आप कह रहे हैं? ऐसे ही है ना कि क्रेडिट कहीं गलती से तो पाकिस्तान की वाहिद मिडिल क्लास की जमात को ना चली जाए या इस शहर के प्रॉपर मैंडेट को ना चली जाए। खैर मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। दूसरी बात ये कि आप सही कह रही है ना कि कमेटियों से बात नहीं बनती, कमिटमेंट से बात बनती है। ऐलानात पहले भी हुए हैं और मुझे शुबा है कि जो सिंध गवर्नमेंट ने 10 साल में किया है ना, वो नालायकी और नाअहली नहीं थी, वो सोचा समझा मंसूबा और साजिश कि इस शहर को तबाह किया जाए, इस शहर की लोगों की जहनी और तालीमी सलाहियत को कम से कम कर दिया जाए, और वो शहर जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, चला रहा है, उसको इतनी चोट लगा दी जाए कि उसका बराह रास्त कराची के अमन का बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान के अमन से, कराची के खुशहाली का बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान की खुशहाली से है, तो उसको चोट पहुंचा दी जाए। लेकिन मैं आप सबकी खुशफहमी के साथ खुश हूँ कि कम से कम कराची के बारे में सोचा गया है। और मैं तो चलिए, वो उम्मीद जो है कहते हैं बड़ी अच्छी चीज होती है, होनी चाहिए, लेकिन आप सही कह रहे हैं, खुशफहमी जरूर है। लेकिन मैंने इसीलिए इंट्रो में कहा था कि ये कमेटियां पहले भी अनाउंस हुई थी, आपको बड़े अच्छे तरह याद होगा, मार्च 2019 में गालिबन आए थे वजीर आजम साहब, उस वक्त भी एक कमेटी अनाउंस की थी उन्होंने, और उसका नाम भी यही कोई ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के नाम से कुछ रखा था, और उस टाइम भी वो 162 अरब का पैकेज अनाउंस करके गए थे जो सिंध हुकूमत कहती है हमें मिला ही नहीं। देखिए सादिया, ये कमेटियों से बात नहीं बनती, कमिटमेंट से बात बनती है। कमिटमेंट है नहीं, ये देखा जाएगा। मुझे बड़ी उम्मीद है, लेकिन कमबख्त यकीन नहीं आता। लेकिन हमने दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला इस मरहले को अच्छा माजी की आप तजुर्बात सामने रखते हुए आप कह रहे हैं यकीन नहीं आ रहा? यकीन नहीं आता, आ जाएगा इंशाल्लाह, सब्र भी आ जाएगा, यकीन भी आ जाएगा। चलिए, अल्लाह करे सब्र जो है वो इस चीज़ पर ना कि भी बहुत देख लिया और अब सब्र आ गया, लेकिन यकीन और काम होता हुआ नज़र आए ताकि वाकई यकीन हो। लेकिन मुझे ये बताइए खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कि हमारे यहाँ बड़े लोग ये कहते हैं कि जनाब 1100 अरब आज ऑब्वियसली जिस ना बात हो रही है कि बड़ा तारीखी दिन है और बड़े लोग खुश हैं, और कुछ लोगों के बयानात में देख रही थी जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे वो कह रहे हैं कि जी पहले इतना बड़ा पैकेज कभी कराची को मिला नहीं, लेकिन 1100 छोड़ें, अगर 2200 अरब भी मिल जाता या उससे भी ज़्यादा मिल जाता, मसला तो ये है कि वो पैसा किन हाथों में जाता है और वो कितनी शफाफियत के साथ उन कामों पर लगता है जो आज वजीर आजम साहब अनाउंस कर रहे हैं, उनमें आया कहीं करप्शन तो नहीं होती? लाहौर का पैसा लाहौर के लोगों के पास जाना चाहिए, लाहौर के मैंडेट के पास जाना चाहिए। कराची का पैसा कराची के मैंडेट के पास जाना चाहिए, बाहर के लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये पैसा कराची खुद दे रहा है, तो खुश किस बात से हो रहा है कि हमें अपना लूटा हुआ पैसा वापस मिल रहा है, या हमें पहली दफा जो हमसे पैसा लिया जाता है उसका कुछ हिस्सा हम पे भी खर्च हो रहा है। अगर दोनों तौर पे खुश हो रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये खुशी भी कराची वालों के लिए बड़ी गनीमत है।
ओके लेकिन आपकी तरफ से क्या सजेशंस दी गई वज़ीर आज़म साहब को, एमक्यूएम की तरफ से क्या तजावीज़ सामने आई कि किस तरीके से कराची के मसाइल को ठीक किया जा सकता है? आज ख़ुद भी वो बड़ी लंबी फहरिस्त बता रहे थे जो असल मसाइल हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का उन्होंने जिक्र किया, पानी के मंसूबों का जिक्र किया। ये वो मंसूबे हैं जिनका जिक्र वो पहले भी कर चुके हैं, जिनके लिए पहले भी पैकेजेस इसी तरीके से अनाउंस हुए हैं। सो आपकी तजावीज़ क्या थी? कि आपके खदशात जैसे मेरे खदशात भी होंगे कि मुझे तो इसी शहर में रह के भुगतना भी पड़ता है ना। तो ये पहले भी बड़ी अच्छी हम आहंगी थी वफाक और सूबे में, तो K4 के अंदर तो वफाक में जो पैसे दिए थे वो लग गए, सूबे ने दिए नहीं। कराची को पीने के पानी के लिए लोग भी पी रहे हैं, पानी भी नहीं पीने दे रहे। और दूसरा ये कि जो ग्रीन लैंड बस का मंसूबा है उसमें वफाक को भी पैसे देने थे और सिंध हुकूमत को बसें लेके देने। तो वफाक ने तो अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, सिंध हुकूमत ने नहीं दिया, ना देने की नीयत होगी मेरा ख्याल है। अब उम्मीद ये है कि अब रियासत और फौज पाकिस्तान ने इसको कौमी बका का मामला समझते हुए इसमें वो शामिल हुए हैं और इससे हमें उम्मीद है कि और थोड़ा यकीन भी पैदा हो रहा है कि इंशाअल्लाह ताला अगर इसका तसलसल रहा तो शायद कराची के लोगों के कुछ तो आंसू पूछे, प्यास तो नहीं बुझ पाएगी इस पैसे। अच्छा, ये जो आपने बात की इसमें इस दलील में इसलिए भी वजन है कि ऑब्वियसली एमक्यूएम को भी जिस तरीके से हुकूमत रही है, आप भी उतने ही, आपको भी उतना ही मूरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है जितना पीपल्स पार्टी को या जिस तरह पीटीआई। लेकिन एक चीज़ ज़रूर तय है कि शायद फ़ौज की मौजूदगी की वजह से इस बार या उनकी नुमाइंदगी होने के बायस लोगों को थोड़ी सी उम्मीद हो, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम ने आप ये मानते हैं खालिद साहब के डिलीवर करने में कराची को, उनके अवाम को, उनके मसाइल हल करने में हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो नाकाम रहा है अभी तक? हाँ, ये तो देखें, ये पॉलिटिकल सिस्टम को तो नाकाम होना ही चाहिए था ना। कि अगर आप मौरूसी सियासत को पॉलिटिक्स समझते हैं, अगर आप ये जागीरदाराना जमहूरियत को जमहूरियत समझते हैं, तो फिर तो हम गलत तवक्कुआत रखें। पहली बात। दूसरी बात है, एमक्यूएम को जरूर जहाँ जहाँ मौरूद इल्जाम ठहराना चाहिए, लेकिन उसका कोई कोटा नहीं होना चाहिए कि इनको भी जरूर देना है। मामला ये है कि एमक्यूएम के 2 बार एमक्यूएम ने उन 2 अदवार में जिसमें एमक्यूएम के पास मैंडेट के साथ साथ इख्तियार भी था, तो कराची में आज जितना भी है और जैसा भी है उन्हीं अदवार में हुआ है ना, जब एमक्यूएम थी और फंक्शनल थी। ये जो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम है, ये तो आर्टिकल 140(1) से बराह रास्त मुतसादिम। अगर आप कराची के मेयर को, जो भी जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की है, आप इनको इल्जाम देंगे कि कराची के लोगों को पीने का पानी फराहम नहीं कर सके 4 साल में, तो हम गलत करेंगे ना। उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अब वजीर आला की तसल्लुत में और तसर्रुफ में है। और अगर आप कहेंगे बारिश में पानी, इतना पानी निकासी आप नहीं हो सकी, तो आप मेयर को गलत ताने दे रहे हैं, क्योंकि ये तो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम था, जो वो शख्स देख रहा है जो कराची से ना जीता है ना जीत सकता है। और अगर कराची बेहंगम इमारतों के बारे में आप कहेंगे कि ये वसीम अख्तर ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल ये वाले इल्जाम, इस दौर में ये इल्जाम भी भुगतने थे कि भैया आप कराची में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कराची की मेयर के पास थी नहीं, आप उसको गालियां भी देते रहे। अब वाटर वो पानी पिलाना और निकासियाब नालियां साफ करना कराची के मेयर के पास इख्तियार नहीं था, तो क्या था? तो कराची का कचरा उठाना भी, जो कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था, वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। उसको बल्दिया का वजीर देखता है, जिसका ताल्लुक कराची से ही। तो कराची तो आप सब मिलकर, हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि उस पर हुकूमत की जाए और उसको सिर्फ मैनेज किया जाए। उसका जो आईनी हक है, आर्टिकल 140(a) कराची के मसले का हल है, आर्टिकल 140(a) और मुकम्मिल मसले का हल है। बिल्कुल सही। शहरी इलाके का आपको बिल्कुल निचली सतह तक इख्तियारात आपको मुंतकिल करने होंगे। जो मकामी हुकूमतें हैं, मकामी निज़ाम है, आपको उसको बेहतर करना पड़ेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, अब ये जो आपने कहा कि कोशिश ये की जा रही है कि जी बस मैनेज करते रहें किसी तरीके से कराची को। अब मेयर साहब थे, ऑब्वियसली उनका आपने जिक्र भी किया कि किन किन वजूहात की बिना पर अगर वो डिलीवर नहीं कर सके उसके क्या मुहर्रिकात थे, लेकिन अब
एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू कराची को फिर से चलाने की बात की जा रही है, और इफ्तिखार शलवानी साहब का जो कि कमिश्नर कराची भी रह चुके हैं और सेक्रेटरी बल्दियात भी रह चुके हैं, अब उनसे आप किस तरीके से तवक्कुआत हैं आपकी कि वो मैनेज कर पाएंगे और वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे चला पाएंगे? जी, अगर उनकी वाहिद क्वालिफिकेशन ये है कि वो शहर के नहीं है, वाहिद क्वालिफिकेशन, और उसके अलावा कमिश्नर कराची से ना कौन से कारनामे किए, किस बुनियाद पे बनाया गया। आपको तजर्बेकार आदमी को लाना था तो वो ले आते जो म्युनिसिपल कमिश्नर था। इनके पास तो इख्तियार था ना, ये अपने इख्तियार के साथ कुछ डिलीवर नहीं कर सके। उसके बाद तो इख्तियार नहीं था लेकिन तजर्बा तो था। लेकिन आपको लिसानी बुनियाद पर कराची को कोई कानूनी समझ के हुकूमत सिंध के हवाले करना है तो फिर पाकिस्तान की मर्जी है। ठीक है, उनका आप कह रहे हैं कि जो उनके क्रेडिट पे चीज़ जाती है और जिस वजह से उनको बनाया गया कि वो कमिश्नर कराची रह चुके हैं। बहरहाल कमिश्नर कराची जब वो थे तो क्या वाकई कामयाब कमिश्नर थे, ये भी आपको ब्रेक से वापस आकर बताएंगे। ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। मजीद डिस्कशन होगी राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कराची पैकेज के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि इस तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, वो इस वक्त एक पेज पर नज़र आ रहे हैं। सिंध हुकूमत की जो शिकायत होती थी कि विफाक इंटरेस्ट नहीं ले रहा, आज वो सिंध हुकूमत ये कहती दिखाई दे रही है कि विफाक की जानिब से संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ये संजीदगी, ये अनाउंसमेंट्स, ये जो पैकेजेस अनाउंस हुए हैं, 1100 अरब ऑब्वियसली छोटी रकम नहीं है, कराची के लिए खतीर रकम जो है वो अनाउंस की गई है, बड़ी अच्छी बात है। MQM भी साथ थी, PTI भी साथ थी, पीपल्स पार्टी, और ये वो तीनों जमातें हैं जिनकी कराची कमेटी भी एक बनाई गई थी। वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब और फ़ौज जो है वो भी साथ थी। आर्मी चीफ ने भी कुछ दिन पहले जो है वो कराची का दौरा किया, बिज़नेस कम्युनिटी से भी मुलाकात की। बिज़नेस कम्युनिटी को आज वज़ीर आज़म साहब ने भी सुना। लेकिन यहाँ मैं पहले मेहमानों का तारुफ करवा दूँ कि आगे सवाल रखते हैं और जो कंसर्न्स हैं, कुछ खदशात, एप्रीहेंशंस हैं, उसको लेकर उस पर भी बात करेंगे। साबिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं। अरशद वोहरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाक सरजमीन के सीनियर रहनुमा हैं और फॉर्मर डिप्टी मेयर कराची हैं। और इसके अलावा हमारे साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अरशद वोहरा साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ और जो पहला कंसर्न लोगों का है, ऑब्वियसली कई लोग ये बात करते हैं कि जी 1100 अरब आएगा कहाँ से, फिर ये जाएगा कहाँ, किन हाथों में दिया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी का कितना ख्याल रखा जाएगा, करप्शन होगी नहीं होगी, इन चीज़ों को लेकर आपका सबसे पहले तो कॉमेंट चाहूँगी। और ये अनाउंसमेंट जो आज की है, माजी में होने वाली अनाउंसमेंट से किस कदर मुख्तलिफ आप देख रहे हैं? थैंक यू सादिया। ये जो आज की अनाउंसमेंट्स हैं, ये इसमें कोई नई अनाउंसमेंट नहीं है। शायद कोई 10-15% जो है वो नई अनाउंसमेंट हो, अदरवाइज जिस तरीके से इसमें, और सबसे बड़ी चीज कि ये पैसा आएगा कहाँ से, उसकी जो बात हो रही है, तो 1100 अरब रुपए की जो बात की है, इसमें ज्यादातर जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। मलिर एक्सप्रेसवे जो आज नहीं 6 महीने पहले, तकरीबन 6 महीने पहले या शायद उससे भी ज्यादा, इंटरनेशनल टेंडर हो चुका था, वो अप्रूव हो चुका था और वो प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी पाइपलाइन में था। सिमिलरली TP1, TP2, TP3 की जो बात कर रहे हैं और S3 की जो बात कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स भी जो है इसको 4 साल पहले इवन पीपल्स पार्टी के पिछले एंडिंग दौर में इन प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया गया था, लेकिन उसकी मेंटेनेंस के लिए बंद किए हुए आज उसको 4 साल हो गए। अभी तक ये चलते प्लांट बंद कर दिए गए थे और इन प्लांट पे अब इन्होंने वही जो 4 साल पुराना प्रोजेक्ट था वही सामने रख दिया है। तो बहरहाल इन्होंने जो ट्रांसपोर्ट में बात की है कि ऑरेंज लाइन है और फिर उसमें येलो लाइन है और ब्लू लाइन, वो जितनी भी कलरफुल लाइंस हैं, ये भी कोई आज की नहीं है।
ये भी पिछले 3 सालों अच्छा। से जो है इसकी प्रेजेंटेशन तो भी देख रहे हैं। आप कुछ ज्यादा होपफुल नहीं मुझे लग रहे हैं आज के अनाउंसमेंट से। आप कह रहे हैं कि कुछ नया नहीं है, सब वही है जो पुराना था, पुराने मंसूबे। देखिए, मैं होपफुल सिर्फ इस चीज पे हूँ कि ये सब एक पेज पे आ गए हैं। अब जब एक पेज पर आ गए हैं तो हो सकता है, और ऊपर से जो है रियासत ने नोटिस लिया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह करे इसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। लेकिन अभी तक जो मेरी नजर से गुजरा है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा जो आपके इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दिया है, उन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कहीं पे भी कराची के इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं आते। आपका साइट लिमिटेड जो कराची का आप ये समझ लें कि बैकबोन है, और पूरे पाकिस्तान की जिस तरह हम कहते हैं कि कराची 65 to 70% देता है, उसी तरह साइट जो है वो 25 से 30% पाकिस्तान के रेवेन्यू जनरेशन है। लेकिन अगर उसकी सड़कों का अगर आज हाल देखें तो वो मोहनजोदड़ो बना हुआ है। मोहनजोदड़ो भी शायद ड्राइवेबल मोटरेबल होगा, लेकिन साइट का बुरा हाल है। तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है, कल मेरे भाई हैं फिरदौस भाई, इन्होंने कल एक प्रोग्राम में मुझे कहा था कि हमने ये प्लान किया है 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन पे। लेकिन आज कहीं पे भी ये नजर नहीं आया कि ये सारी जो प्लानिंग इस घर के लिए हो रही है, जिस घर के अफराद को कल इन्होंने कहा था कि 2.5 करोड़ रुपए किया है, वो अनाउंस नहीं हुआ। अच्छा, अगर 2.5 करोड़ रुपए किया है तो फिर कराची की जो MNAs की और MPAs की सीटें हैं उसको भी आप फिर चेंज करेंगे। आप उसी को 36-37% का जो रेशियो है 2.5 करोड़ की बेस पे, तो आपको जो है कराची की सीटें 25 से जो है आपको 40 करनी पड़ेंगी MNAs की। आपको MPA की सीटें जो है वो अच्छा चले, अब ये मैं तफसील से एक जो आपने बात की 2.5 करोड़ वाली, वो मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब एक तो उसका जवाब दे दीजिएगा, और अभी हमारे साथ पहले सेगमेंट में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी मौजूद थे, और ऑब्वियसली आपके इत्तेहादी हैं, लेकिन एक सवाल उन्होंने भी उठाया और वो भी मैंने आपसे जवाब उसका लेना ही था। वो भी शायद उन्होंने कहा कि वो मेरी तरह जो हैं वो भी खुशफहमी का शिकार बहरहाल ज़रूर हुए हैं आज। लेकिन ये सारी जो इनायतें हुई हैं कराची पे, उनका सवाल था कि ये शहरी हुकूमत के जाने के बाद ही आखिर क्यों की गई, ताकि MKM क्रेडिट ना ले सके। मुझे बोलने की इजाज़त है या अभी अरशद वोरा साहब जारी है? जी फरमाइए। अगर फिरदौस में इजाजत दें तो छोटी सी बात ऐड कर दूं। जरूर जान सर, जवाब ले लें, अगले टर्न में कर दीजिएगा अरशद वोरा साहब। अच्छा चलिए ठीक है, आप पहले इसका जवाब ले लें नकवी साहब से। पहली चीज ये है कि शायद अरशद भाई को समझने में कुछ हुई। कल के प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि यहाँ 2-3 इश्यूज हैं। एक है पॉलिटिकल सीट्स एंड सेंसस की वजह से जो डेमोग्राफिक्स तब्दील हो रही हैं, अर्बन और रूरल, वो अपनी जगह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे सियासत पे सिंध की बहुत फर्क आ सकता है। लेकिन जहाँ तक प्लानिंग पर्पस का ताल्लुक है, मैं कहा हमने जो नंबर है वो एज्यूम कर लिया कि 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, कि ये जो प्लानिंग वाला मसला है कि अर ऑन द सेफ साइड। अगर सब लोग कहते हैं ये वो नंबर है जो हमें कंसेंसस नज़र आ रहा था कि इससे ज़्यादा नहीं है, और उसका ब्रेकअप भी बता देता हूँ। 1,70,00,000 के करीब वो लोग हैं जो सेंसस में रिकॉग्नाइज होते हैं कराची और मलीर के में मिला के। इसके साथ साथ हमारे जो अफगान बरादरी और बंगालीज जो कि यहाँ सेटल्ड हैं या बिहारी जिनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, उनकी तादाद 25 लाख है, 195 हो गए। हमारी अफगान बरादरी जो है उसकी तादाद कोई 15 लाख है, 2,10,000 हो गए जो रहते कराची में, लेकिन उन्होंने अपना वोट रजिस्टर कराया है अंदरूनी सिंध, साउदर्न पंजाब और गुजरात वगैरह में मिला के। तो इस तरह वो 2.5 करोड़ की आबादी जो है वो नंबर एसेस किया जाता है विद इन जो कि सर्वे है। और ये मैटर को सेटल होना चाहिए बिकॉज इट्स अ वेरी क्रिटिकल इशू। लेकिन जहाँ तक कराची की तरक्की की प्लानिंग के लिए, उसके लिए 2.5 करोड़ का नंबर है। जहाँ तक देखिए किस सिचुएशन से कन्फ्रंटेड है, पिछले 2 साल से आप बाकायदा मुशाहिदा कर रही होंगी कि हम जंग लड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि वफाक अपना किरदार अदा करे, इंटरवीन करे। सिंध के मामलात और ख़ुसूसन कराची के मामलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सॉल्व करने के काबिल नहीं है 12 साल और हर चीज़ डेरिएट होती है। ठीक है। और 18वीं तरमीम के ऊपर जो है इतनी बहस हुई है कि वो सबको पता है कि वो घुसने नहीं दे रहे थे। 162 अरब वाला पैकेज भी बहुत सारी सूरत हाल में नहीं।
ये बारिश में जो एनडीएमए को किरदार दिया गया और जब पानी सर से ऊपर गुजर गया और उनको भी नजर आया कि अब जो है अवाम जो है वो निकलेंगे और ये फिर पूरे अवाम का रैथ इनके सामने आया, ठीक है, तो उन्होंने बादल नाखास्ता ये काम होने दे रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कराची के लाचार बेचारे मिस्कीन ये आपकी बात दुरुस्त है कि इस वक्त शायद पीपल्स पार्टी को भी इस चीज का एहसास है कि वो अकेले इन हालात से नहीं निकाल सकते थे, इसलिए तमाम लोगों की इन्वॉल्वमेंट एक्सेप्ट करने के अलावा उनके पास भी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये मुख्तलिफ किस तरीके से है। अभी अरशद वोहरा साहब ने कहा कि ये वो मंसूबे हैं जो पहले से जिन पे काम हो रहा है, और ये वो मंसूबे हैं जिनके लिए पहले भी ऐसे ही पैसों की अनाउंसमेंट्स हुई। मार्च 2019 में वज़ीर आज़म साहब पहले आए थे, पहले भी उन्होंने कराची कमेटी बनाई, इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी का नाम गालिबन उसको दिया गया था, और 162 अरब उस वक्त भी अनाउंस किए गए थे, जो कि सिंध हुकूमत कहती है कि जी हमें मिले ही नहीं। देखिए, बात अरशद साहब जो कह रहे हैं उसमें कुल्ली तौर पे सच नहीं है, लेकिन सच है इस हद तक कि K4, S3, TP2, TP3, TP4 ये मंसूबे पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन ये मंसूबे खड़े किधर हैं? S3 2004 का मंसूबा है, K4 2007 का मंसूबा है, TP4 2011 का मंसूबा है, हम 2020 में खड़े हुए हैं। जायका की स्टडी 2009 में हुई थी, इम्प्लीमेंट नहीं होता। इम्प्लीमेंट ना होने की वजूहत में क्या चीज़ है? आपस की लड़ाइयाँ हैं। पैसे जो हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत सिंध को लगाने वो सीड मनी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो लोन के अमाउंट्स यूटिलाइज नहीं होते। लैक ऑफ प्लानिंग है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, रेड टेपिज्म है, ये सारे वो अवामिल है, कोई एक नहीं, इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो। और उसके बाद 162 अरब की कहानी है जो पहले अनाउंस किए गए थे, वो कितनी सदाकत है उनके इस दावे में सिंध हुकूमत के कि जी बिल्कुल कोई पैसे उसके अंदर इतनी सदाकत नहीं है। इसीलिए मैं, अगर आप चाहती हैं तो मैं बसों का रोलिंग स्टॉक ऑर्डर हो गया, फायर टेंडर्स ऑर्डर हो गए, दिसंबर में आ जाएंगे 50 फायर टेंडर्स कराची के लिए 200 करोड़ के। नहीं, लेकिन 162 अरब में से कितने पैसे जो हैं वो दिए गए? जी, अभी तक इसकी मद के अंदर 25 अरब रुपए जो हैं वो आ चुके हैं। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे थे, उसके अंदर सबसे बड़ा मंसूबा जो है वो 71 बिलियन का वो लाइन है, रेलवे लाइन, जो केपीटी से पिपरी तक डलनी है, जिसमें एक्नेक का अप्रूवल हो गया, और अब वो जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए जारी है। राइट, लेकिन 71 बिलियन वो, राइट, लेकिन 25 अरब जो है वो कह रहे हैं आपके अभी तक आ चुके हैं। मुझे सर एक ब्रेक के लिए जाना है, मैं ब्रेक से वापस आ फिर इस डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे थे अभी कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से जो आज वज़ीर आज़म साहब ने अनाउंस किया है। ऑब्वियसली इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जो रियासत है वो साथ लेकर सबको चलने को तैयार है और कराची के अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। और ख़ुसूसी तौर पे अभी जो बारिशें हुई हैं उसके बाद क्या वाकई हम इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे अवेल कर सकते हैं कराची के अवाम को उनके मसाइल का हल फराहम करने में। अरशद वोहरा साहब, इस पे ज़रा कमेंट कर दीजिएगा पहले कि जिस तरीके से बार बार कहा जाता है कि जी पैसे दे देना, फंड्स दे देना हल नहीं है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है वो दे देना और सही लोगों को जो असल में स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, उनके पास इख्तियारात जाने चाहिए। अब कराची को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वन वे और दी अदर मैनेज करने की कोशिश की जाती रही। अब इफ्तिखार शलवानी साहब एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे उनका नाम सामने आ रहा है, उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स के दौर जितने भी रहे हैं कराची में, उसमें मैं बात कर रहा हूँ रिसेंट पास्ट की, जो ये बल्दियाती इंतखाबात हुए थे 2015 में, उससे पहले की, तो उसमें से अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ चंद लोगों के अलावा बाकी सारे मुल्क से फरार हैं। तो आपके सामने ही हैं ये इश्यूज।
ये हल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है ना वो ठीक है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जरूर हो सकता है, इट्स नॉट ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। बात मेरी फिर फिरदौस भाई थोड़ी सी जो है उसको ट्विस्ट कर गए, मतलब मैं आई एम सॉरी अगर ये हार्श वर्ड है कि ट्विस्ट करना, अच्छा। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि पॉपुलेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। पॉपुलेशन पर आप लोग बात नहीं करते हैं, कराची पॉपुलेशन को आप लोग आइडेंटिफाई नहीं करवाते हैं, और पॉपुलेशन से ही रिलेट करता है आपका इलेक्टोरल सब्जेक्ट। जहाँ पे 50,000 पे कराची में सेंसस दोबारा कराएं, यानी आप कह रहे हैं वहाँ पे 2.5 लाख पे एक सीट है। तो जब तक इन इश्यूज को, ये बेसिक इश्यूज हैं, जब तक आप इन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे, और जहां तक बात हो रही थी कि ये TP1, TP2, TP3, TP4 और फिर उसके बाद ये S3 की भी बात हुई है, मलिर एक्सप्रेसवे की भी। देखें, कराची की प्रायोरिटीज को भी आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। कराची की प्रायोरिटीज में सबसे पहले, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि पूरा साइट लिमिटेड जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको डेवलप करना है, क्योंकि वो आपके पूरे पाकिस्तान की 25 से 35% रेवेन्यू जनरेट करता है। उसके अलावा अगर आपने कराची को K4 जो है आपके सामने, K4 पता नहीं कितने अरसे से प्रोलॉन्ग चला आ रहा है, ये अभी जो आज जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें K4 भी है। सिमिलरली अगर आप देखें तो कराची का ग्रीन लाइन को कह रहे हैं कि ठीक है हम कंप्लीट कर देंगे, ये तो 2018 में कंप्लीट होनी थी, 2019 में भी इन्होंने हुकूमत में आके काम कंप्लीट कर बिल्कुल देंगे। सही है। ये सब डिलेड प्रोजेक्ट्स हैं, और ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए इसी तरीके से फंड्स माजी में भी मुख्तस किए जाते रहे हैं। मैंने यही कहा था कि मार्च 2019 में भी जब वज़ीर आज़म साहब आए थे, अभी आज जैसे PCIC नाम रखा गया उस कमेटी का, माजी में भी एक कमेटी बना दी गई थी, उस वक्त भी वो 162 अरब जो हैं, जिसमें से फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं कि 25 अरब आ चुके हैं। मैं ज़रा सेनेटर सईद गनी साहब का, सूबाई वज़ीर सिंध है, उनका ज़रा मौक़िफ़ पहले जान लूँ इस पर। पीपल्स पार्टी आज सईद गनी साहब मुतमईन है कि वो तवज्जो जो आप लोग चाहते थे, वो संजीदगी जो आप चाहते थे कि विफाक दिखाए टूवर्ड्स कराची और सिंध, वो आज आपको नज़र आई? देखिए सादिया, जो फर्क है ना पिछले 2 बरसों में और आज की जो डेवलपमेंट हुई उसमें, वो ये है कि कम से कम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, एक तो उसको रिकग्नाइज किया गया। दूसरी बात ये है कि जो रुकावटें आती थी मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, या हमें अक्सर गिला रहता था कि फेडरल गवर्नमेंट की जो ताखिरी हरबे हैं उसकी वजह से हमारे कई मंसूबे डिले हो जाते हैं, वो आपके मैकेनिज्म के बाद नहीं होंगे डिले। अब KCR का प्रोजेक्ट है, हम CM साहब ने कई मतलब असेंबली में खड़े होकर कहा कि PMLN की गवर्नमेंट में भी मैं खत लिखता रहा, बात करता रहा, अभी मैं करता रहा, लेकिन वहां से कोई दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं हुआ। लेकिन अब जो मैकेनिज्म बना दिया गया है उसमें मैं ये समझता हूँ कि शायद ना सूबाई हुकूमत के लिए और ना वफाकी हुकूमत के लिए ये मुमकिन होगा कि हम इंटेंशनली उनको डिले करने के लिए कोई बहाने बनाएं। तो अगर तो ये मैकेनिज्म जो हमने प्लान किया है, और मैं ये समझता हूँ कि हमें अभी तो ज़ाहिर है कि उम्मीद हम अच्छी रख सकते हैं, मैं 100% यकीन से तो ये नहीं कह सकता कि जो प्लान किया है इसी तरह सारी चीजें चलेंगी। मुमकिन है कहीं रुकावट आए, कोई मसला है, लेकिन कम से कम जो डेवलपमेंट, जो मेजर डेवलपमेंट जो मुझे जो अच्छी लगती है इसमें पूरे इस चीज के अंदर, कि एक निजाम ऐसा बनाने की कोशिश की गई है जिसमें तमाम लोग साथ हैं, एक पेज पे आए हुए हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हैं, लेकिन अब काम होगा तो नजर आएगा। जी नहीं देखिए काम तो अच्छा, ये सईद गनी साहब, अभी इफ्तिखार शलवानी साहब के हवाले से हम बात कर रहे थे, जिनका नाम एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे सामने आया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब थोड़ी देर पहले हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि जी उनकी वाहिद क्वालिफिकेशन जो है वो ये है कि जी कमिश्नर कराची थे, और फिर ऑब्वियसली सेक्रेटरी बल्दियात भी रहे। तो बतौर कमिश्नर कराची भी जब हम देखते हैं, आपको याद होगा कि वो जो दूध के नर्ख बढ़ाए गए और वो कीमतें कम करने वाला मामला था, तो उसमें वो बुरी तरह नाकाम रहे। फिर नालों की सफाई वाला मामला था, उसमें भी वो नाकाम रहे। सो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आपको लगता है कि ही इज द राइट चॉइस? सवाबदीद तो आप ही की है, सिंध हुकूमत की ही है। पहली बात ये है कि सिर्फ ये कहना कि वो बस कमिश्नर कराची रहे और इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है, गलत है। वो 21 ग्रेड में एक सीनियर ऑफिसर हैं, और शायद अगर वो उनके प्रमोशंस करीब हो तो शायद वो 22 में भी चले जाएंगे। तो एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर जो सूबा सिंध से सर्व कर रहा था, उनको एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाया गया, जो नॉर्मली इस पोजीशन के लिए 20 ग्रेड के ऑफिसर को भी लगाया जा सकता था। लेकिन ये सिंध हुकूमत की संजीदगी का ही इजहार है कि उन्होंने शहवानी साहब को लगा दिया है। अब अगर सिर्फ इस बुनियाद पर आप कहें कि जी वो एक दूध वालों का इशू था रेट्स का, उसमें वो कोई मसले हुए थे,
तो ये मैं समझता हूँ कि कोई पैमाना नहीं है किसी की काबिलियत को या सलाहियत को जांचने का। उनकी जो रेपुटेशन है वो एक अच्छे ऑफिसर की है, एक अच्छे काबिल ऑफिसर हैं और रीचेबल है, बड़े आई थिंक मिलने मिलाने में बड़े ठीक हैं, एरोगेंस उनके अंदर नहीं है। तो उम्मीद तो हमें अच्छी रखनी चाहिए। बात यह कि जो तवक्कुआत आप किसी से रखते हैं 100% तो मैं नहीं समझता कि कोई भी कर सकता हो। उम्मीद पे दुनिया कायम है सर, अभी भी उम्मीद ही रखी हुई है। खैर मुझे तो मैं तो आज जब प्रोग्राम शुरू किया तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि भाई आप बड़ी खुशफहमी में मुब्तला हैं और आपकी तरह मैं भी खुशफहमी में मुब्तला हूँ कि कुछ हो जाएगा कराची का। लेकिन बहरहाल अगेन फिरदौस शमीम नकवी साहब, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम दुआ गो भी हैं कि जी कराची के मसाइल के लिए आज जो तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हुए हैं वो इंशाल्लाह कोई ज़रूर हल निकालें। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये मुतालबा बार बार आ रहा है, अरशद वोहरा साहब ने अभी उसको रिपीट किया कि सेंसस कराएं। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप जैसे लोग जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी क्या राय है? आप सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को? क्या वाकई सेंसस की तरफ जाना चाहिए? ये देखिए 2-3 मसाइल हैं इसके अंदर, और जहाँ तक मैं समझता हूँ सेंसस होना और सेंसस की फिगर्स को सही होना निहायत ज़रूरी है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो सेंसस के रिजल्ट्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं। जिससे कि सेंसस मैनिपुलेशन जो है एक बहुत बड़ा जुर्म है। तो मेरे लिहाज से अब 2017 का सेंसस है, उसको आप दोबारा अर्ली सेंसस करवा के पूरे मुल्क में कंप्लीट, वो एक हल है, और एक स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग करके फिर सेंसस बनाया जाए, दोनों पे काम हो रहा है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसका नतीजा जो है अगले 1-2 माह में आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत पार्टी इस पे यकीन रखती है कि जो वादा किया गया था 5% सेंसस का एज सैम्पलिंग, वो होना चाहिए, और अगर वो निकले कि वो सही नहीं हुआ था तो दोबारा सेंसस किया जाए। मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, जिन क्राइसिस से हम बार बार गुजर रहे हैं, कोविड के नतीजे में, इस वक्त फ्लड्स के नतीजे में, उसकी वजह से क्या आप बाकी चीज़ों को डिले करते जाएं, मेरा उस पर थोड़ा सा इख्तिलाफ है। मैं ये समझता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर यही सेंसस के रिजल्ट की बेसिस के ऊपर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन को डिले किया जा रहा हो तो मैं समझता हूँ कि नहीं करना चाहिए। लोकल बॉडीज़ का नया निज़ाम आना चाहिए और उसके ऊपर फौरी तौर पे इलेक्शन होने चाहिए, सो दैट जो भी है इलेक्टेड लोग सामने आए, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स जैसे फ़खार चलवानी साहब है, उससे ज़्यादा बड़ा रोल जो है वो एक एम्पावर्ड मेयर का इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाया जाए। आपने अभी फिरदौस शमीम नकवी साहब कोविड का जिक्र किया, तो ऑब्वियसली कोविड की वजह से भी पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि आज आप उस मुलाकात में मौजूद थे और ख़बरें ये बाहर आई, टिकर्स भी चले कि वहाँ बिज़नेस कम्युनिटी ने सिंध हुकूमत की पॉलिसीज़ पर तनकीद की है, कह के कि जी कोविड की वजह से बड़ा हमारा नुकसान हुआ, और वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा किया कि आपने थोड़ा सा रिलीफ दे दिया। तो वहाँ पे आपके वफाकी वज़ीर फैसल वावड़ा बोले कि जी आप लोग ये बातें यहाँ तो करते हैं लेकिन पब्लिकली नहीं करते, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी ने बड़ा किरदार तो अदा किया लेकिन पब्लिकली ये बात होनी चाहिए। पहले तो ज़रा इसकी तस्दीक या तरदीद कर दें, ये बात हुई? फिर मेरा अगला सवाल आपसे। बिल्कुल ये बात हुई, जैसे कि जब कोई चीज अच्छी मुल्क में हो हुई। अच्छा, यानी सिंध हुकूमत की पॉलिसी पे वहाँ तनकीद हुई। अच्छा, अब ये बताइए, अब ताजिर जो कह रहे हैं कि हालिया बारिशों में उनका जो नुकसान हुआ है, और वो कह रहे हैं कि जी पहले तो लाखों का नुकसान था, अब तो करोड़ों का नुकसान हो गया, सो दे वर एक्सपेक्टिंग कि कोई रिलीफ पैकेज उनके लिए अनाउंस किया जाएगा। देखिए, मेरा इस पे थोड़ा सा मुख्तलिफ सूरत हाल और व्यू है। रिलीफ पैकेज की बात हो रही है, वो कराची डेवलपमेंट पैकेज से सेपरेट है इंशाल्लाह, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम जो है वो बलूचिस्तान के अंदर भी है, कराची के अंदर भी है, और केपी में स्वात के इलाके में भी आई। 3 सूबों में, और फ्लड की सिचुएशन अभी प्रेडिक्टेबल नहीं है क्या हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का बिल्कुल पिसा हुआ तबका है, रिलीफ उसको चाहिए। जो पिसे हुए नहीं है और जो ज़्यादा मुनाफाखोरी करने की वजह से अपने कारोबार में अपनी इन्वेंट्री की इंश्योरेंस नहीं करते, अब वो उस नुकसान को जो है वो पास ऑन करना चाहते हैं कि हुकूमत उनको कंपनसेट करे। मैं समझता हूँ ये मॉडल वर्किंग का अच्छा नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं जो ज्यादा पिसा हुआ तबका है, आपकी राय ये है कि ये रिलीफ पैकेज उनके लिए होना चाहिए। मेरे पास सर टाइम थोड़ा, अगर मैं आप मुझे इजाजत दें सईद गनी साहब, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि क्या ये रिलीफ पैकेज के हवाले से आपकी कोई बात हुई वजीर आजम साहब से?
देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब ने इस कराची के जो ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके अलावा जो बात की प्राइम मिनिस्टर से, उसमें बारिशों और सैलाब की वजह से जो दीगर लोग मुतासिर हैं कराची के अलावा, ठीक, उनकी सारी तफसीलात से उनको आगाह किया और बताया कि सूबा सिंध में इस वक्त 23 लाख लोग ऐसे हैं जो बेघर हो गए हैं और वो सड़कों पर खैमों में रह रहे हैं, और 10 लाख एकड़ जमीन हमारी मुतासिर हुई है, जिसमें खासतौर पे जो कॉटन की हमारी फसल है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तो इस किस्म की सारी तफसीलात दी और चीफ मिनिस्टर साहब ने ये भी गुजारिश की कि जिस तरह 2010 और 11 में फेडरल गवर्नमेंट ने वतन कार्ड और पाकिस्तान कार्ड के जरिए जो मुतासरीन थे उस वक्त सैलाब और बारिशों के, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट फराम की थी, इस साल भी हुकूमत ये सपोर्ट फराम करे, और सिर्फ सिंध में नहीं, बलूचिस्तान में भी, KPK में भी, और पंजाब के वो इलाके जो सैलाबों और बारिशों KPK में भी बिल्कुल, तो आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला? तो ये इमदाद की बात की। मैं एक चीज अगर मुझे इजाजत दे वो बड़ी जरूरी है, जो फिरदौस साहब कह रहे थे कि वो इलेक्शंस करा देने चाहिए पुराने जो प्रोविजनल सेंसस है उस पर, तो मैं ये गुजारिश कर दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हो सकता, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हर सेंसस के बाद नई डिलिमिटेशंस होना जरूरी है, और बदकिस्मती से जो 17 का सेंसस था वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ, इसलिए कि उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और पीपल्स पार्टी का भी वही मौकफ है, MQM का भी वही मौकफ है। सही आप कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं है। मैं वन लाइनर लास्ट कमेंट अरशद वोहरा साहब, टाइम बिल्कुल मेरे पास खत्म हो रहा है। 2018 का इलेक्शन जो है वो पुराने सेंसस के लिहाज से सरकार वो वन टाइम अरशद वोहरा साहब जी, वो दोबारा एक वन टाइम एक्सेप्शन 24वीं तरमीम हुई सरकार जी, वही कह रहा हूँ, वो वन टाइम एक्सेप्शन एक यहाँ भी हो सकती है, वो दोबारा नहीं हो सकती। लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इंडस्ट्री का कंपनसेशन भी बिल्कुल उसी तरह जरूरी है जिस तरह 23 लाख घराने बेघर हो गए हैं, जैसा अभी सईद गनी साहब ने कहा। आप जाके इंडस्ट्री का हाल देखें। मैं आप कह रहे हैं इंडस्ट्री के ताजरों का भी जो मुतालबा है वो सही है और उनको भी कंपनसेट किया जाना चाहिए उसी तरीके से जिस तरीके से बारिशों के बायस लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं। आई हैव टू वाइंड अप हियर। सईद गनी साहब, अरशद वोहरा साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।